डियर स्टूडेंट्स, BA सेकंड सेम हिस्ट्री लेसन आपका 6th आ गया है। 6th लेसन और इसकी पहली वीडियो आज हम देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे, अब उसका विस्तार देखेंगे कि बलबन इल्तुतमिश बलबन के बाद किन लोगों ने मुख्य रूप से विस्तार किया। ऐसे तो कई लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, तो मुख्य रूप से इस पाठ का जो विषय है वो है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो पहला जो वंश है इस क्रम में बलबन के बाद जो हमने पढ़ा था कि जो हत्या कर दी थी उनके वंश के आखिरी शासक की, वो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। एक सेनापति थे उस समय। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। खलजी वंश सबसे पहला वंश है हमारा, खलजी वंश। बलबन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कैसे कैसे वहाँ का पतन होता है बलबन के वंश का। उसके बाद जो है ये वंश स्थापित हो जाता है। तो केकुबाद को नदी में बहा दिया जाता है और 1290 में, कब 1290 में जो है ये जलालुद्दीन जो है शासक बन जाता है। इस घटना को इतिहास में खलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। खलजी क्रांति। ये एक आध बार ब्लर हो जाता है, लेकिन आप आवाज़ से जो है सारा विषय समझ सकते हैं। मुख्य आवाज़ ही है। यद्यपि इस वंश का दिल्ली पर 30 वर्ष तक शासन रहा, 1290 से जो है 1320 तक। ब्लर वाली समस्या ज़्यादा ही है यहाँ पे, इसका कुछ समाधान स्थायी करना पड़ेगा। तो 30 वर्ष तक इसका जो है शासन रहा। फिर भी सल्तनत कालीन इतिहास में इसका विशेष महत्व है, क्योंकि इस संक्षिप्त अवधि में दिल्ली सल्तनत की सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस काल में विशेष जो है परिवर्तन होते हैं, इसलिए ये काल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारी संरचना में परिवर्तन होते हैं, क्योंकि काल तो छोटा ही है। इस संदर्भ में विशेष तौर पर 2 तथ्य उल्लेखनीय है। पहला, इस काल में महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर तुर्क जो अमीर थे, तुर्क अमीरों का वर्चस्व कमज़ोर हो जाता है और गैर तुर्कियों को जो है पदों पर, भारतीय मुसलमानों हिंदुओं को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता है। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तारवादी नियंत्रण का जो है प्रयास किया। विशेष इन्होंने विस्तारवादी नीति अपनाई। किसने? अलाउद्दीन ने। जबकि अभी तक ऐसा नीति अपनाने में अन्य शासक पूरी तरह से, जबकि अन्य तो रोकने में ही, जो बिखराव हो रहा था उसको रोकने में ही लगे रहते थे। विस्तारवादी नीति के चलते प्रशासन के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बदलाव हुए। इस संदर्भ में अलाउद्दीन खिलजी के हम उल्लेखनीय जो आर्थिक सुधार है उनको ही पढ़ेंगे। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो इन्होंने 1296 तक शासन किया। एक सामान्य सैनिक के रूप में इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी और उसके बाद धीरे धीरे अनेक सेनानायक, सूबेदार पदों पर रहते हुए 1290 में सुल्तान बन गए थे। उस समय इनकी आयु जो थी वो 70 वर्ष थी। विनम्र स्वभाव का व्यक्ति था। सभी समुदाय के लोगों का समर्थन और सद्भाव से ये शासन चला रहा था। बलबन द्वारा अपनाई गई भय और आतंक की नीति का पक्षधर नहीं था। बर्नी कहता है कि इतना, इसको वो बताता है शरीफ, कि चींटी को भी नुकसान न पहुंचे। चींटी को नुकसान न पहुंचाने में था ये। चींटी इतना मतलब नरम दिल था। तो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी इसकी, कट्टरता नहीं थी। हिंदुओं के धार्मिक उत्सव और कार्यों पर प्रतिबंध नहीं लगाया। प्रतिबंध नहीं था हिंदुओं पर।
मुस्लिम नाराज भी हुए इसके कारण से। कुछ लोग इसकी उदारता को इसकी कमजोरी कहते थे या समझते थे। आंतरिक प्रशासन की तरह उसकी सैनिक नीति भी उदार व संतुलित थी। विजय अभियानों के पक्ष में नहीं था। शायद वृद्धावस्था भी इसका एक बड़ा कारण रही हो। तो कुल मिलाकर ये हमने जलालुद्दीन खिलजी का सामान्य एक जो इंट्रोडक्शन है जीवन, उसके बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। अलाउद्दीन इसके बिल्कुल विपरीत था। उसने उदारता की नीति को अस्वीकृत कर दिया, कमजोरी माना, सख्त नीति के पक्ष में था। वो महत्वाकांक्षी ज़्यादा था। दिल्ली सल्तनत का विस्तार करना चाहता था। तो आखिर में वो अपने चाचा थे इसके जलालुद्दीन खिलजी, तो चाचा का वध कर देता है। जलालुद्दीन के वध के बाद उसने जलाली उमरा को लालच देकर अमीरों को मिला लिया। उसके बाद उसने जलालुद्दीन की पत्नी मलिका जहां में उसके पुत्रों अरकली खां व कादिर खां और चाचा के परिवार का जो है वध करवा दिया। परिवार का वध भी करवा दिया, क्योंकि ये उत्तराधिकारी बनकर उभर सकते थे। जनता का ध्यान बांटने के लिए उसने धन बांटने की नीति अपनाई। इलाहाबाद से दिल्ली आने में से जितना भी समय लगा, उस समय तो लोग इस बात को भूल गए थे कि उसने राज परिवार का वध किया था। तो हम कई बार पढ़ते हैं कि भाई लोगों की आजकल याददाश्त कमजोर है, बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, जिस काल में भी लोग जागरूक नहीं रहे हैं, वहाँ इसी प्रकार से समस्याएं रहती हैं। उन्हें उस समय भी लोग इतनी बड़ी घटना को भूल गए थे, तो लालच के वश या अन्य कारणों से उन्हें इस बात का ज्ञान था कि वह प्रति मील 1 मण सोना बिखेरता है। 1 मील में वो 1 मण सोना बांट रहा था। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद उसने अपनी समस्याओं को और अपने जो उसके विश्वास पात्र लोग थे उनको पदों पर बिठाया और उसने जो है समस्याओं की ओर ध्यान दिया। तो इस सारे में फिर उसकी सैनिक उपलब्धियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो काफ़ी बड़ी सेना वो तैयार करता है, पुनर्गठन करता है, योग्यता के आधार पर जो है नियुक्तियां होती है। तुर्क अमीरों के साथ साथ गैर तुर्कों को भी पदोन्नति दी जाती है, उनको भी प्रशासन में भागीदारी मिलती है। इसके कारण से उसकी सैन्य क्षमता में वृद्धि होती है। उसके मन में आता है कि वह विश्व विजय करे। दिल्ली के कोतवाल काजी अलाउमुल्क को इसके लिए बुलाया गया। काजी ने सलाह दी कि वह विश्व विजय से पहले भारत को ही जीत ले, तो ये कम सफलता नहीं होगी, कम नहीं होगी ये सफलता। इस सफलता के अनुरूप उसने भारत जीतने की योजना बनाई और इस योजना को, इन विजयों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: उत्तरी भारत की विजय, दक्षिण भारत की विजय और मंगोल नीति। अब जो पहली जो हम पढ़ेंगे वो है उत्तरी भारत की विजय। उत्तरी भारत की विजय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अलाउद्दीन जिस समय दिल्ली का सुल्तान बना, उस समय अधिकांश उत्तर भारत दिल्ली के आधिपत्य से बाहर था। तो ये आधिपत्य में नहीं आता था जब वो सुल्तान बना। ये जो आप ध्यान करेंगे तो इस सारे से, ये जो हम पढ़ रहे हैं, इससे आपका एक मैप का क्वेश्चन हो जाएगा। कई बार ये मैप में भी आ जाता है और वैसे भी आ सकता है, तो आपको दोनों तरह से तैयार हो जाएगा।
कि अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का विस्तार या अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य के प्रमुख नगरों के बारे में या प्रमुख विजयों के बारे में बताइए। कई तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें, आप ध्यान से समझें, देखें। तो हमने भी पढ़ा था कि अरकली खां जो था मुल्तान और सिंध पर जो है विजय किए हुए था, उसको हरा कर इसने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। लेकिन राजपूताना गुजरात और मध्य भारत पर नियंत्रण रखना उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी। तो शुरुआत इसने इन्हीं क्षेत्रों से की। फिर तो पहली जो विजय हम पढ़ेंगे वो है गुजरात विजय 1299। यह प्रदेश शुरू से लेकर ही जब सोमनाथ लूटा गया था तब भी ध्यान होगा आपको, आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व का प्रदेश था। खंबात या कैम्ब्रिज जिसको बोलते हैं और बड़ौच जैसी मुख्य बंदरगाहें थी। कई बार 2 अंक में क्वेश्चन आ जाए बंदरगाह कहाँ पर थी, तो बड़ौच वाली गुजरात में थी। यहाँ से पश्चिम एशिया के देशों के साथ व्यापार होता था। दक्षिण पूर्व एशिया में चीन है हमारे। आप दिशा को अगर देखेंगे तो दिशा को देखेंगे तो ये आपका नॉर्थ उत्तर है, ये दक्षिण है, ये आपका वेस्ट पश्चिम है, ये ईस्ट है, यहाँ पर चीन है। तो ये उत्तर और ये पूर्व। उत्तर ये आया नहीं वीडियो में, चलो मैं दिखा देता हूँ। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो चीन यहाँ पर पड़ता है लगभग। तो उत्तर पूर्व में क्या हो गया आपका, चीन हो गया। लेकिन दक्षिण पूर्व की अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्व के रास्ते से भी जो है व्यापार होता था आपके चीन के साथ। दक्षिण पूर्व एशिया का देश पड़ता है ये। तो चीन तक जो है व्यापार था। गुजरात, वैसे भी हम गुजरात की बात करें तो गुजरात जो है हस्तशिल्प में, विशेषकर कपड़ा उत्पादन में का केंद्र था। खंबात जो है धनी व्यापारियों का केंद्र था। इन व्यापारियों में हिंदुओं के अतिरिक्त बड़ी संख्या में बोहरे व अरब मूल के व्यापारी भी मिलते हैं। सोना चांदी का विशाल भंडार था यहाँ पर। गुजरात का इसलिए भी महत्व था क्योंकि यहाँ पर अच्छी नस्ल के घोड़े इराक और मध्य एशिया से आयात होते थे। तो कुल मिलाकर इन सब कारणों से लालची दृष्टि जो है अलाउद्दीन खिलजी की इसके ऊपर थी, इस प्रदेश पर थी। तो उसने प्रमुख अपने जो सेना नायक थे 1299 में, उलुग खां और नुसरत खां को आदेश दिया कि इसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए। कूच करके उन्होंने जो है पहले जैसलमेर को जीतते हैं वो, फिर मेवाड़ से होते हुए उन्होंने धावा बोल दिया गुजरात के ऊपर। और उस समय जो राजधानी थी वो थी गोहिलवाड़ा राजधानी को उन्होंने बर्बाद किया, लूटा। यहाँ का शासक था राय करण देव। अपनी पुत्री सहित कहाँ चला गया, देवल देवी इसकी पुत्री थी और इसको लेकर ये देवगिरी दक्षिण में है, वहाँ पर चला जाता है। लेकिन रानी कमला देवी व अन्य रानियों सहित शाही खजानों को तुर्कों ने अधिकार में लेकर रानी जो कमला देवी है वो अधिकार में आ जाती है, वो दिल्ली भेज दिया जाता है। कमला देवी को उसने अपने हरम में शामिल कर लिया। हरम जहाँ पर स्त्रियाँ रखी जाती थी, लूटी हुई स्त्रियाँ, पत्नियाँ, गुलाम, जो भी सारी स्त्रियाँ उस हरम में होती थी, उनको अलग अलग समय में अलग अलग दर्जे मिलते रहते थे। उधर गुजरात में तुर्क सेना ने लूटपाट में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोमनाथ अन्य मंदिरों को लूटा, सोना चांदी लूटा, न तो व्यापारियों को छोड़ा, न हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं किया उन्होंने उस समय। वहाँ पर उनका मुख्य मकसद धन लूटना था।
आयात निर्यात की मुख्य बंदरगाह खंबात का अधिकार भी जो है हो गया, उद्देश्य पूरा हो गया। अलाउद्दीन को सबसे उत्तम हीरा, यहाँ से उसको क्या मिलता है, हीरा जिसको बोला उत्तम हीरा, वो है एक मलिक काफूर नाम का व्यक्ति इसको मिलता है जो दास के रूप में। तुर्क सेना ने एक मुस्लिम व्यापारी से इसको छीना था। 1000 दिनारी कहा जाता है इसको, 50 दिनार मुद्राओं के बराबर इसका मूल्य था, क्योंकि इसी ने दक्षिण के जो अभियान थे उनका नेतृत्व बाद में किया इसी मलिक काफूर ने। तो ये हमने पढ़ा उत्तरी भारत में गुजरात की विजय में। अब रणथंभौर की विजय ये 1301 में की गई। राजस्थान में ये इलाका आता था, राजस्थान की ओर इसने अपने कदम बढ़ाए। पहला निशाना रणथंभौर बना क्योंकि यह पहला दुर्ग था दिल्ली से। राजपूताना की ओर बढ़ते हुए मजबूत दुर्ग माना जाता था, जो अभी तक तुर्कों के नियंत्रण में पूरी तरह नहीं आया था। शासक यहाँ पर अमीर देव था, जो पृथ्वीराज चौहान का प्रत्यक्ष वंशज था। उसको वीरता और अपने किले की मजबूती पर गर्व था, इसलिए उसने अलाउद्दीन की सेना के भगोड़े मंगोल सैनिकों को शरण दी हुई थी। भगोड़े सैनिकों को शरण दे रखी थी उसने, उन्हें अलाउद्दीन को सौंपने से इनकार कर दिया। यही अलाउद्दीन के लिए युद्ध का बहाना बना। यद्यपि उस जमाने में उसे किसी ऐसे बहाने की जरूरत नहीं थी। फिर उसने नुसरत खां और उल्लुग खां इन्हीं को चुना। दावा बोल दिया, घेराबंदी की गई किले की। 11 महीने तक संघर्ष चलता रहा। नुसरत खां मारा गया। उलुग खां ने भागकर झाई नामक स्थान पर शरण ली। विकट स्थिति में स्वयं कमान संभाल ली। अब जो अभी तक मंगोलों के आक्रमणों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पर ही जमा हुआ था, महीनों संघर्ष के उपरांत भी जब किला नहीं जीत सका तो खुले की लड़ाई के लिए विवश किया। एक विचार यह भी उल्लेखनीय है कि क्योंकि उस समय भोजन और पानी की कमी हो गई थी, पानी नहीं बचा था, भोजन और पानी, उस कमी के कारण से भी इनको बाहर आना पड़ा। एक विचार ये उल्लेखनीय कराना कि एक मंत्री रणमल के विश्वासघात के कारण जो है कि सेना अंदर आ गई थी। जो भी हो, इस भयंकर लड़ाई में हमीरदेव और उसकी सैनिक वीरता से लड़ते हुए रण क्षेत्र में मारे गए और आखिर में अधिकार अलाउद्दीन खिलजी का हो जाता है। तो जौहर किया स्त्रियों ने, जौहर को आप समझेंगे। जौहर क्या था? सामूहिक रूप से स्त्रियां, जो राजपूतों की स्त्रियां होती थी, एक चिता जलाई ली जाती थी और उसमें प्रवेश कर जाती थी ताकि इनकी इज्जत अस्मिता पर कोई धावा ना बोल सके, कोई इनकी इज्जत ना लूट सके। इसको जौहर बोलते थे। चित्तौड़ विजय 1303 से 1304 तो रणथंभौर से जो आगे का क्षेत्र था वो था मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़ का जो किला था वो शक्तिशाली था और दिल्ली से गुजरात जाने वाले मार्ग पर था। ये गुजरात पर नियंत्रण बनाने हेतु ये जरूरी था इसको जीतना। अमीर खुसरो ने इस विजय का वर्णन किया है। उल्लेखनीय है कि इस अभियान में वह अलाउद्दीन के साथ था। चित्तौड़ की जो घेराबंदी है 6 महीने चली। यहाँ के राणा रतन सिंह ने किले से बाहर आकर आत्मसमर्पण कर दिया। बुरा व्यवहार नहीं किया गया।
लेकिन किले में जो 30,000 किसानों ने शरण ले रखी थी उनको मार डाला गया। बहुत बड़ा अत्याचार था। 30,000 किसानों को आखिर में मार डाला जाता है। अमीर खुसरो द्वारा जौहर का उल्लेख नहीं किया गया, जबकि लगभग 2 सदी बाद मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई काव्य रचना पद्मावत 2 अंक में आ सकता है। मलिक मोहम्मद जायसी वाला क्वेश्चन आपका ने वर्णन किया है जौहर का, जबकि खुसरो ने ऐसा वर्णन नहीं किया। तो काव्य रचना में पद्मावत में आपने पद्मावत रानी जो पद्मिनी थी उसके ऊपर लिखी गई विशेष रूप से एक पुस्तक। तो पद्मिनी को पाने के लिए ही कुछ लोग कहते हैं कि ये लड़ाई लड़ी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन किसी भी समकालीन स्रोत में इसका वर्णन नहीं है। राजस्थान के एक इतिहासकार हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्य इतिहासकारों में नाम आता है गौरी शंकर ओझा ने अस्वीकार कर दिया है इस कथा को। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के दुर्ग को अपने अधिकार में लेकर यहाँ का हाकिम अपने पुत्र खिचर खां को नियुक्त किया। 2 अंक में क्वेश्चन आ गया कि इसके पुत्र का नाम खिचर खां था, और इसके बाद इसका जो नाम ही बदल दिया इस नगर का, वो कर दिया खिजराबाद। तत्पश्चात उसने 1312 तक मारवाड़, हड़ौती, बूंदी, सिवाना, जालोर इन किलों को जीतते हुए राजस्थान के काफ़ी क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसके बाद अंतिम विजय हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, वो है मालवा विजय 1305 में। मालवा एक समृद्ध और उपजाऊ क्षेत्र था और नगर धन दौलत से भरे थे। धन दौलत से नगर भरे हुए नगर इन्होंने लूटे। जहाँ कुछ नहीं था वहाँ तो ये गए ही नहीं। इल्तुतमिश और जलालुद्दीन ने भी इस इलाके में लूटमार की थी। फिर भी यह दिल्ली सल्तनत का प्रत्यक्ष अंग नहीं बना था। अप्रत्यक्ष ही शासन यहाँ पर था, अप्रत्यक्ष ही रहा हमेशा, जब भी रहा। लेकिन इसने पूरी तरह से शामिल करने के उद्देश्य से जो है धावा बोला। सतीश चंद्र 2 कारण इसके बताते हैं, इतिहासकार है सतीश चंद्र बहुत बड़े। पहला जो कारण है, गुजरात जाने वाला जो मार्ग था उस पर नियंत्रण हेतु इस इलाके को जीतना जरूरी था, और दूसरा था कि दक्षिण की ओर भी मार्ग जाता था, उसका जो रास्ता है उसको प्रशस्त करना था, उसको भी खाली करना था ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। मालवा पर अभियान का नेतृत्व ऐनुल मुल्क मुल्तानी को सौंपा जाता है। यहाँ का शासक जो होता है वो होता है महलक देव बड़ी बहादुरी से इनसे लड़ता है। आखिर में उसका वध कर दिया जाता है, परंतु हार निश्चित देखकर वहाँ के लोग समर्पण कर देते हैं। इसके बाद उज्जैन, मांडू, चंदेरी व घाट का सारा क्षेत्र अपने राज्य में अलाउद्दीन शामिल कर लेता है। इस क्षेत्र का हाकिम इसी ऐनुल मुल्क मुल्तानी को बना दिया जाता है। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर विजय हासिल कर ली। राजपूताना क्षेत्र के बारे में इतिहासकारों का अलग विचार भी है। उनके अनुसार अजमेर, चित्तौड़ और रणथंभौर के अभेद किलों को छोड़कर शेष राज्यों को अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल नहीं किया, क्योंकि यही तंग करने वाले राज्य थे, इन्हीं को शामिल किया गया। उसने उन्हें आधिपत्य में रखा, परंतु उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे दक्षिण भारत का अभियान। अलाउद्दीन खिलजी का ये अभियान हमने देखा, उसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे।